अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहि अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। वेलकम टू चार्टर्ड कॉमर्स स्टूडियो। हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के? दिस इज सर खान दानियाल, CA फाइनलिस्ट, योर इंस्ट्रक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। आज तक हमारी जो क्लासेस चल रही थी इकोनॉमिक्स की, वो उसमें मेरा फेस नहीं आ रहा था। बच्चों से मैंने ये इंक्वायरी रिसीव करी है बहुत सारे कि सर अगर आप अपना लेक्चर और आपने लेक्चर में अपनी तस्वीर भी लेकर आएंगे तो हमें एक क्लास वाला एनवायरनमेंट लगेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना अब इसको स्टार्टअप कर दिया जाए। अभी मेरे पास वेल ऑर्गेनाइज सेटअप नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह विद इन मंथ्स हम लोग इस पर काम कर रहे हैं और एक अच्छे तरीके से प्रॉपर से स्टूडियो टाइप बनाकर हम अच्छे लेक्चर्स रिकॉर्ड करेंगे अपने चैनल के लिए। अच्छा, अपने चैनल के बारे में मैं आपको बता दूं तो मेरे चैनल में ये सीन है कि आपको नाम से चलता होगा द चार्टर्ड कॉमर्स स्टूडियो। तो चार्टर्ड में अपनी डिग्री से लेकर आया हूँ क्योंकि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ फ्यूचर का, ठीक है। और कॉमर्स का मेरा पैशन है, सही है। तो कॉमर्स में यहाँ पे टिप पढ़ाऊंगा आपको। और स्टूडियो का मतलब ये है कि एक इंटर कनेक्टेड क्लास होगी। आज पुराने दौर की तरह वो जो जदीद दौर आ गया है जिसमें बच्चा टेक्नोलॉजी के साथ स्मार्ट तरीके से पढ़ सके, वैसी क्लासेस होंगी। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा, ठीक है। देखिए मेरा बच्चा, एक लेक्चर रिकॉर्ड करने के पीछे अगर मैं 10 मिनट का लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, उस पर तकरीबन 3 से 4 घंटे की मेहनत होती है। तो 3 से 4 घंटे की मेहनत होती है। आप लोगों से सिर्फ ये गुजारिश होती है, बेटा अगर आपको बाकी ये लेक्चर पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों को बताएं, सही है। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद भी नहीं आता तो कम से कम मुझे तो बताएं, सर आप ये इसमें अपना क्या कहते हैं इनपुट डालें, आप इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं, इस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, उस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि मैं इसको करूं, ठीक है। मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ और विद द पैसेज ऑफ टाइम सीख रहा हूँ। तो अच्छा, मैं चार्टर्ड कॉमर्स स्टूडियो का आपको कॉन्सेप्ट बताता चलूं। देखिए भाई, अभी हमारा जो विद इन 2 ईयर्स का टारगेट है, हम कॉमर्स की जितनी भी फैकल्टीज हैं उन सबको टारगेट करेंगे। क्या मतलब सर मैं आईकॉम को यहाँ पे खुद इटसेल्फ क्या कहते हैं अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा, इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा, बैंकिंग पढ़ाऊंगा, POC पढ़ाऊंगा। POC के अलावा CG में नहीं पढ़ा सकता, CG में नहीं पढ़ाता, ठीक है। CG नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन बिजनेस, मैथ, स्टैटिस्टिक्स सारे सब्जेक्ट में पढ़ाऊंगा। सर ये आप सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं? बिल्कुल पढ़ा सकता हूँ बेटा, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैंने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है तो मैं पढ़ा सकता हूँ। मैंने CA लेवल का पढ़ा हुआ है तो आपको बहुत ही आसानी से पढ़ा सकता हूँ। इसके अलावा मैं कॉमर्स में O लेवल्स इकोनॉमिक्स, O लेवल्स बिजनेस और O लेवल्स अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा। इसी तरह बिल्कुल A लेवल्स की अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा, A लेवल्स की इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप BBA कर रहे हैं और BS फाइनेंस अकाउंटिंग कर रहे हैं, उसमें भी माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इकोनॉमिक्स का जो आईकॉम का लेक्चर मैं तैयार कर रहा हूँ ना, वो लेक्चर तैयारी इस बुनियाद पे कर रहा हूँ और ऐसा कर रहा हूँ कि मेरा बच्चा, अगर एक आईकॉम वाला बच्चा देख रहा है ना तो उसको भी समझ आए, और एक BBA या BS फाइनेंस अकाउंटिंग इवन CA वाला भी देख रहा है तो उसको भी समझ आए। तो मेरा बेटा ये है। तो एक मैंने जो टारगेट माइंड में रखा है वो किसका रखा है? मेरे रखा है भाई, CA को पढ़ा रहा हूँ मैं, सही है। CA को पढ़ा रहा हूँ, BBA को पढ़ा रहा हूँ, BS फाइनेंस अकाउंटिंग को पढ़ा रहा हूँ। ये वाली लैंग्वेज होनी चाहिए। और इस समझाने के लेवल तक, किस लेवल तक आया हूँ मैं किस लेवल तक आया हूँ सर? मैं इस लेवल तक आया हूँ कि आईकॉम का बच्चा या O लेवल्स का बच्चा भी जो 15-14 साल का है वो भी समझ जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी मेरी बात। मैंने बहुत कुछ बोल दिया अपने बारे में और अपने चैनल के बारे में। ये सिर्फ इसलिए था ताकि आपको पता चले कि हम लोग कौन है, कहाँ से हैं और क्या करना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं अपनी इसके ऊपर, टॉपिक के ऊपर। देखें, हमने डिमांड के बारे में बहुत डिटेल में जाके पढ़ा था, डिमांड क्या होती है, कैसे होती है। तो अगर मैं क्विक रिकैप करूं, डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स। डिमांड क्या है? क्वांटिटी ऑफ गुड्स है। क्वांटिटी यानी कि मिकदार, चाहे 1 पीस हो या 10 पीस हो या 1 दर्जन हो, समझ आ रही है? कुछ भी हो सकती है। तो डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स which buyer are willing and able to buy at different price level. Which buyer are willing and able to buy at different
प्राइस लेवल ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड, ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड। डिमांड वो इस चीज को कहते हैं जब आपकी विलिंगनेस हो और एबिलिटी हो और स्पेसिफाइड टाइम हो। क्या मतलब सर? सर मैं और मेरा दोस्त हम दोनों एक रास्ते से गुजर रहे हैं, मेरे पास पैसे हैं, मेरे दोस्त के पास पैसे नहीं है। मेरे पास पैसे, मैंने बोला चल आइसक्रीम खाने चलते हैं, ठीक है। और मेरे पास इतने पैसे कि मैं सिर्फ मैं खा सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग आइसक्रीम वाले के पास गए और आइसक्रीम वाले को बोला भाई एक आइसक्रीम देना, जैसे मैंने आइसक्रीम की विश करी, विलिंगनेस दिखाई, तो उसने आइसक्रीम दी और उसने बदले में मेरे से क्या लिया? पैसे लिए। सर उसके बाद जी टाइम पीरियड है, ये स्पेसिफाइड है। सर मैंने क्या क्रिएट करी? सर मैंने डिमांड क्रिएट करी। मैंने क्या क्रिएट करी मेरा बच्चा? मैंने डिमांड क्रिएट करी। सर ऑन दी अदर हैंड मेरा दोस्त जो खड़ा हुआ है उसकी चाहत तो है आइसक्रीम खाने की, उसका दिल तो कर रहा है आइसक्रीम खाने का, लेकिन सर उसके पास पैसे नहीं है और स्पेसिफाइड टाइम भी है। समझ आ रही? जिस टाइम आइसक्रीम वाला खड़ा हुआ है, जिस टाइम हम खड़े हैं उस टाइम की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद पैसे हो सकते हैं, उससे पहले पैसे हो सकते हैं, लेकिन उस वक्त जिस वक्त आइसक्रीम वाले के पास मैं खड़ा हूं स्पेसिफाइड टाइम में, उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं है। तो क्या मेरे दोस्त ने डिमांड क्रिएट करी? सर नहीं करी। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी ये बातें। लेकिन सर अब डिमांड की डेफिनेशन समझ आ गई तो हम फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड यानी कि डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़ लेते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड या डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड दो तरह के होते हैं मेरा बच्चा। पहला डिटरमिनेंट होता है प्राइमरी डिटरमिनेंट। प्राइमरी डिटरमिनेंट को आप कहते हैं प्राइसिंग डिटरमिनेंट। प्राइमरी डिटरमिनेंट को आप क्या कहते हैं? प्राइसिंग डिटरमिनेंट। और प्राइसिंग डिटरमिनेंट में प्राइस ऑफ द मेन प्रोडक्ट आता है। प्राइस ऑफ द मेन प्रोडक्ट आता है। जैसे आपको ये नोट्स में नजर आ रहा होगा, क्या नजर आ रहा होगा भाई नोट्स में ये नजर आ रहा होगा, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेस। सॉरी मैं बात दूसरे नोट्स के ले रहा था। क्या लिखा हुआ है? प्राइस इज अ प्राइमरी डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड। बोले प्राइस क्या है? प्राइमरी डिटरमिनेंट है डिमांड का। इफ प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेस, बोला अगर जैसी प्राइस प्रोडक्ट की इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, द इट्स क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस। समझ आ रही है मेरा बच्चा बात? क्या कह रहा है भाई? बोल रहा है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट प्राइमरी डिटरमिनेंट है। प्राइमरी डिटरमिनेंट क्यों है सर? सर प्राइमरी डिटरमिनेंट इसलिए है मेरा बच्चा क्योंकि मेरा बच्चा अगर एक चीज की प्राइस ऊपर होगी और नीचे होगी, उसकी डिमांड में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। किसी और चीज से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता जितनी, यानी कि अगर भाई मैं अगर स्कूल जाता हूं और अगर मेरी तबीयत खराब हो गई, मेरी सेहत सही नहीं है, तो मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगा। बात समझ आ रही है? ये है प्राइमरी, क्योंकि अब मेरी सेहत तो क्या है? प्राइमरी है यहाँ पर। लेकिन सर अगर मेरी तबीयत सही है लेकिन वैन लेट आती है और मैं स्कूल लेट जाता हूँ, तो सर वो सेकेंडरी है। समझ आ रही है बात? प्राइमरी एंड सेकेंडरी का बात समझ आ रही है? तो मेरा बच्चा प्राइमरी डिटरमिनेंट का मतलब है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। बोला अगर प्राइस ज्यादा होगी तो डिमांड कम हो जाएगी। एग्जाम्पल लेते हैं, एक स्कूल है, स्कूल के बाहर हम एक समोसे की दुकान खोलना चाहते हैं और उस स्कूल में 100 बच्चा आता है। कितना बच्चा आता है? 100 बच्चा आता है। उस 100 में से 20 बच्चा ऐसा है जिसके पास पैसे ही नहीं होते, उसके घर वाले उसके पैसे ही नहीं देते, बेचारे गरीब लोग हैं, ठीक है। 30 बच्चा ऐसा है जिनके पास पैसे तो होते हैं लेकिन उसमें से उनके पास 10 रुपए होते हैं। कितने रुपए होते हैं? 10 रुपए होते हैं। समझ आ रही है? और 50 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास 20 रुपए होते हैं। अब मैं एज अ बिजनेसमैन सोच रहा हूं कि स्कूल के आगे ठेला लगाया जाए किस चीज का? समोसों का, और एक समोसे की कीमत हो 20 रुपए। बात समझ आ रही है आपको? एक समोसे की कीमत कितनी हो? 20 रुपए। तो मेरा बेटा जैसे ही हमने 20 रुपए ये कीमत रखी, तो मैं कितने समोसे बेचूंगा, कितने समोसे बनाऊं? मैं अपने माइंड में आइडिया बनाऊं, 1000 समोसे बना के बैठे हूं। अगर 100 बच्चा तो टोटल आता है, 1000 समोसे बना के मैं क्या करूंगा? बात समझ आ रही है आपको? तो फिर मैंने एनालाइज किया, मैंने देखा यार यहाँ पे 20 बच्चे तो ऐसे जिनके वालिदैन के पास इतने खास पैसे नहीं है, जिसकी वजह से वो स्कूल में कुछ पैसे लेके नहीं आते, अपने घर से लंच बॉक्स लेकर आते। मैंने बोला यार 30 बच्चे ऐसे जिनके पास 10 रुपए होते हैं या इससे कम होते हैं। समझ आ रही है? और मैंने देखा 50 बच्चे ऐसे जिनके पास 20 रुपए होते हैं। तो मैंने बोला कम अज कम इस स्कूल के बाहर मेरे 50 समोसे बिक जाएंगे। बेटा बात समझ आ रही है? कितने समोसे बिक जाएंगे? 50 समोसे बिक जाएंगे। सर मैं ये कैसे सोच पा रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे 50 लोगों के पास एबिलिटी टू परचेज है। कितने रुपए की? 20 रुपए की।
और ये 50 के 50 बच्चे विलिंगनेस भी रखते होंगे ब्रेक में कि समोसा खाएं, समझ आ रही है। और जो ब्रेक टाइम है वो स्पेसिफाइड पीरियड है, समझ आ रही है मेरा बच्चा। तो जैसे ही मैंने ये सोचा और मैं 50 समोसे लेके खड़ा हो गया, एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, मेरा सेटअप अच्छा चलने लग गया माशाल्लाह का। 50 के 50 समोसे विद इन 10 मिनट के ब्रेक में हमारे बिक जाते थे, खत्म हो जाते थे। फिर क्या हुआ, मैंने बोला यार ये तो अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैंने प्राइस बढ़ा दी। क्या बढ़ा दी? प्राइस बढ़ा दी। मैंने 50 रुपए से 30 रुपए प्राइस कर दी। अब जो 50 बच्चे थे जो 20 रुपए लाते थे, उनमें भी 25 बच्चे ऐसे थे जिनके पास 20 रुपए होते थे और 25 बच्चे ऐसे थे जिनके पास 20 रुपए से ज्यादा होते थे। तो सर क्या अब वो जो 25 बच्चे पहले 25 समोसे खाते थे मेरे से 20 रुपए वाले, वो अब ले पाएंगे? बताए आप, वो ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे सर। सर क्यों नहीं ले पाएंगे? सर उनके पास 20 रुपए उनकी जेब में और आप 30 रुपए का समोसा बेच रहे हो, तो सर कैसे ले पाएंगे? आप कितने लोग समोसे ले पाएंगे आपसे? सर सिर्फ 25 बच्चे समोसे ले पाएंगे, 25 समोसे बेच पाएंगे आपके मैक्सिमम। समझ आ रही है बात? तो आपकी प्राइस इंक्रीज हुई, जिसकी वजह से क्या डिक्रीज हो गई? डिमांड डिक्रीज हो गई। बहुत ही बेसिक लेवल पे लेके गया हूं, मेरा बच्चा। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। अगर आगे बात करें एवरेज इनकम ऑफ कंज्यूमर मतलब क्या मेरा बच्चा? भाई एक बंदा है वो 1000 रुपए कमाता है, ठीक है, या आपकी एग्जाम्पल ले लेते हैं या मैं अपनी एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मैं 1000 रुपए मुझे पॉकेट मनी मिलती है मेरे पेरेंट्स की तरफ से, इतनी बात समझ आती है। और मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ, यूनिवर्सिटी में मैं 1 महीने के मुझे 1000 रुपए मिलते हैं, उसमें से 500 रुपए का एक जिंगर आता है और 500 रुपए की छोटी मोटी चीजें खा लेता हूँ मैं। यानी कि महीने में एक बार मैं अपने दोस्तों के साथ जिंगर खाने जरूर जाता हूँ जो 500 रुपए का आता है। और 29 दिन महीना अज्यूम कर रहा हूँ मैं 30 दिन का यहाँ पर, और 29 दिन में क्या खा रहा हूँ? सर चिप्स हो गई, छोटी मोटी चीजें हो गई, बिरयानी शगैरह, मतलब दोस्तों से मिला के 29 दिन में 500 रुपए चल जाते हैं। बात समझ आ रही है? आपको ध्यान से देखिएगा, मैं जिंगर की बात करूंगा यहाँ पर। जिंगर की प्राइस पहले कितनी थी? 500 रुपए, और मुझे पैसे कितने मिलते थे? 1000 रुपए। अब मेरे पास आ गए 2000 रुपए, मेरे अब्बू ने 2000 रुपए देना शुरू कर दिए। जिंगर की प्राइस हुई 500 रुपए। अब मैं कितने जिंगर खा रहा हूँ? अब मैं 3 जिंगर खा लूंगा शायद, सही है, 3 जिंगर खा लूंगा 3 दिन, 500 रुपए का एक, दूसरे दिन 1000 रुपए का हो गए, 3 दिन 1500 रुपए हो गए, सही है। 3 दिन में जिंगर खाऊंगा, बाकी 27 दिन में क्या करूंगा? वही छोटी मोटी चीजें जो डेली रूटीन में हम खा रहे होते हैं वो खा लेंगे। मतलब 3 दिन दोस्तों के साथ आउटिंग में जाके KFC में मैं बर्गर खा सकता हूं। आपको बात समझ आ रही है? सर आपकी इनकम इंक्रीज हुई जिसकी वजह से डिमांड किसकी इंक्रीज हो गई? किसकी इंक्रीज हो गई मेरा बच्चा? किसकी? जिंगर की। सर यानी कि नॉर्मल गुड है जिंगर। और सर आप एक फैक्टर भूल नहीं रहे, कौन सा फैक्टर भाई है? बताएं मुझे। सर आप पहले एक दिन जिंगर खाते थे, 29 दिन क्या खा रहे होते थे? 29 दिन क्या खा रहे होते थे मेरा बच्चा? 29 दिन आप छोटी मोटी चीजें खा रहे होते थे, यानी कि चिप्स हो गई, क्या कहते हैं, लेस हो गए, कोल्ड ड्रिंक हो गई, आपने कोई बेकरी का सामान खा लिया छोटा मोटा, ऐसे सामान खा लेते थे आप। समझ आ रही है आप? लेकिन सर जैसे आपकी इनकम इंक्रीज हुई, आपने 3 दिन जिंगर खाने लग गए, आप 27 दिन खा सकते हो ना छोटी मोटी चीजें। तो 29 दिन से 27 दिन पे आ गए वो छोटी मोटी चीजें। बात समझ आ रही है आपको? है भाई, बात समझ आ रही है? तो सर अब इनकम इंक्रीज होने की वजह से जो छोटी मोटी चीजें उनकी डिमांड क्या हो गई? कम हो गई सर, कम हो गई। बात समझ आ रही? क्या हो गई मेरा बच्चा? कम हो गई। क्यों कम हो गई मेरा बच्चा? क्योंकि इनकम इंक्रीज होती है तो डिमांड फॉर इंफीरियर गुड डिक्रीज हो जाती है। सर इनकम इंक्रीज होती है तो इंफीरियर गुड की डिमांड डिक्रीज हो जाती है मेरा बच्चा। बात समझ आती है? और नॉर्मल गुड की डिमांड क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। सर ये मैं क्विक रिवीजन नहीं करवा रहा, बल्कि मैं आपको दोबारा से स्टार्ट से सब कुछ पढ़ा रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये समझ आ रहा होगा, ठीक है, सही है सर। सर इसके बाद क्या है मेरा बच्चा? इसके बाद ये सीन है कि अल्लाह भला करे हमारा। एक और एग्जांपल लेते हैं इनकम ऑफ कंज्यूमर के लिहाज से। मिसाल के तौर पे आप अभी स्टडी कर रहे हैं और इंशाल्लाह आप CA बन गए, सही है, आप किसी कंपनी के CFO VFO बन गए, और उसके बाद आप क्या कहते हैं, आपकी मंथली सैलरी कोई 5 लाख 10 लाख रुपए महीने लग गई, ठीक है। बात समझ आ रही है? अभी आप कमाते 20,000 रुपए या कमाते ही नहीं है। अभी आपके पास है क्या? बाइक। अभी आपके पास क्या है?
भाई अपनी 50 में बैठ के, अपनी 70 में बैठ के आप पूरे पाक के कराची में घूम रहे होते हैं, ठीक है। जैसे ही आप CFO या CA बन गए, आपने क्या ली होगी सबसे पहले? हाँ मेरा बच्चा, कार ली होगी, गाड़ी ली होगी, समझ आ रही है। जैसे ही आपने कार ली, यानी कि सर मेरा बच्चा गौर से सुनना, गौर से सुनना मेरा बच्चा, फोकस बनाए रखना। क्या भाई, जैसे ही इनकम इंक्रीज हुई, जिसकी वजह से क्या हो गया मेरा बच्चा, जिसकी वजह से क्या हो गया भाई, मेरे डिमांड किसकी इंक्रीज हो गई? कार की डिमांड इंक्रीज हो गई। किसकी डिमांड इंक्रीज हो गई? कार की डिमांड इंक्रीज हो गई। और जैसे ही कार की डिमांड इंक्रीज हुई, तो सर मैंने बाइक खड़ी कर दी होगी अपने घर पे साइड पर जाके, या अपने छोटे भाई को दे दी होगी। मिसाल करो कि छोटा भाई नहीं है, आपने क्या कर दी होगी? घर पे जाके खड़ी कर दी होगी। समझ आ रही? जैसी आपकी इनकम इंक्रीज हुई, आपने कार ले ली और बाइक छोड़ दी। आपके लिए ये लेवल है। इसी तरह अगर नवाज शरीफ की बात करें, जरदारी की बात करें, या किसी भी पॉलिटिशियन की बात करें, स्पेसिफिक नाम नहीं लेना चाहना, लेकिन अगर हम किसी भी की बात भी करें, तो मेरा बच्चा क्या उनके लिए कार बहुत महंगी चीज है? बहुत महंगी चीज है या बहुत अच्छी चीज है? मिसाल दे रहा हूँ, सिविक क्या उनके लिए बहुत अच्छी चीज है? नहीं सर, क्या हो गया, सिविक तो उनके आगे कुछ भी नहीं रखती। उनके तो प्राइवेट जेट है, समझ आ रही है? उनके तो प्राइवेट जेट है, समझ आ रही है? वो तो अपने अपने जहाजों में सफर कर सकते हैं, ठीक है। उनका तो क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल ही इतना बड़ा है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो सर जैसे ही अगर मैं क्या कहते हैं उसकी बात करता हूँ, प्राइम मिनिस्टर की बात करता हूँ, तो प्राइम मिनिस्टर के लिए कार क्या है? कार क्या है? कार क्या होगी? बहुत महंगी होगी? नहीं सर, बहुत ही सस्ती सी है। समझ आ रही है बात? बहुत ही सस्ती सी है। बेटा मैं इंफीरियर और नॉर्मल गुड्स कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, समझ आ रही है? जैसे ही आपकी इनकम का लेवल इंक्रीज होता रहता है, वैसे वैसे आपकी इंफीरियर गुड बढ़ती जाती है। सर मैं अगर प्राइम मिनिस्टर हूं अपने मुल्क का, तो सर मेरे लिए हर चीज तकरीबन क्या होगी मेरा बच्चा? सर इंफीरियर होगी। और मेरे लिए जो लग्जरी चीजें वो क्या हो जाएंगी? नॉर्मल गुड हो जाएंगी। लेकिन सर अगर मैं एलोन मस्क की बात कर लूं, तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के लिए जो बहुत महंगी चीजें है, सर एलोन मस्क के लिए वो क्या होंगी मेरा बच्चा? हाथ का मेल होगा, हाथ का मेल होगा। बात समझ आ रही है आपको? सर एक और एग्जांपल लेते, मिसाल के तौर पे एक बुआ है जो कचरा वचरा उठाता है रोड से, सही है। अगर आपने उसको एक जिंगर खिला दिया, एक आम दुकान से 250-300 रुपए का लेके, समझ आ रही है? वो खुश हो जाएगा, उसके मजे हो जाएंगे उस दिन। वो बोलेगा यार मजा आ गया। भाई दिल से भाई मजा आएंगे ना, दुआ भी देगा आपको, ठीक है। लेकिन क्या आप वो जिंगर, मतलब अगर आप वो जिंगर खाएंगे तो आपको एक ऐसा लगेगा यार कुछ ऐसा अचीव किया, आज कुछ ऐसा खाया जो जिंदगी में कभी नहीं खाया? सर नहीं ना। क्यों सर? क्योंकि सर ये तो आपके लिए नॉर्मल से रूटीन की बात है। आप तो KFC का नॉर्मल सा जिंगर खा रहे होते रोजाना, ये तो फिर भी एक छोटी मोटी दुकान का जिंगर है, समझ आ रही है? तो मेरा बच्चा आपके लिए वो जिंगर कुछ भी मायने नहीं रखता, लेकिन उस बच्चे के लिए वो जिंगर बहुत ही अहमियत का हामिल है, बहुत ही महंगा है, समझ आ रही है? बेटा ये इंफीरियर गुड का जो कॉन्सेप्ट है ना, इंफीरियर गुड सस्ती चीजों को कहते हैं। और सस्ती और महंगी चीजें कब डिसाइड होती है? जब आपकी इनकम हो, सही है। अगर मेरा बाप, अगर मेरे वालिद, अगर मेरे फादर 1000 रुपए कमाते हैं और मेरे को कोई चीज चाहिए 100 रुपए वाली, तो सर मेरे लिए जो 100 रुपए वाली चीज भी है वो भी सस्ती नहीं है, क्योंकि 10% ऑफ इनकम है, 10% ऑफ इनकम है, वो सस्ती नहीं है, वो बहुत ही महंगी है, सही है। लेकिन अगर मेरे वालिद 1-1.5 लाख रुपए महीना कमाते हैं और अब मैं 100 रुपए वाली चीज देख रहा हूँ, तो अब उनके लिए 100 रुपए वाली चीज क्या हो जाएगी? सस्ती हो जाएगी। सर लेकिन मेरे वालिद तो 10 मिलियन रुपए कमाते हैं, 100 लाख रुपए कमाते हैं। सर तो 100 लाख रुपए जब एक बंदा महीने के कमा रहा है और उसके लिए 1 लाख वाली चीज क्या हो जाएगी? अब सस्ती हो जाएगी। बेटा बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है आपको? मैं बहुत ही मेहनत करता हूँ यार, अगर आपको समझ आए तो मुझे बताइएगा, नहीं समझ आए तो बताइएगा। हम इसको और अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे, हम इसको ग्राफिक तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह सब कुछ होगा। देखें अभी मैं आपको बताऊं ना, मैं 3-4 इंस्टीट्यूट में फिजिकली पढ़ा रहा होता हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैं अपनी फर्म वीडियो में भी काम कर रहा होता हूँ, और वीडियो आपको पता है बिग 4 है पाकिस्तान में। इसके अलावा क्या कहते हैं, ये आपके लिए लेक्चर्स रिकॉर्ड करना, इस लाइफ इज बहुत टफ ना, तो आप सोच भी नहीं सकते आप इस बारे में। तो लाइफ कितनी मुश्किल हो जाती है, कितनी हार्ड वर्किंग होता है, सब कुछ होता है।
नींदें पूरी नहीं हो रही होती, आप मेरी आंखों से देख रहे होंगे कि थका हुआ नजर आ रहा है। तो बस ये बताने का मकसद ये कि यार बहुत मेहनत है। बस आप इस लेक्चर को देख लेंगे ना, दिल से उम्मीद कर रहा हूँ यार आप लोगों को ये समझ आएगा। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। मेरा बच्चा, रिलेटेड गुड जो होती है ना, रिलेटेड गुड वो दो किस्म की होती है। रिलेटेड गुड रिलेट कर रही होंगी आपस में ना, सही है। एक होती है सब्स्टिट्यूट गुड और एक होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड वो गुड्स होती है, अच्छा रिलेटेड गुड का जो कॉन्सेप्ट है वो दो तीन जगह आएगा आगे। डिमांड में रिलेटेड गुड क्या है मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ अभी। डिमांड में रिलेटेड गुड का मतलब ये है कि एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड और एक सब्स्टिट्यूट गुड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड वो गुड होती है जो एक साथ यूज टुगेदर एक साथ यूज हो। यानी कि सर अगर आपके पास फोन है, फोन और फोन की बैटरी, फोन और फोन के अंदर जो बैटरी लगी हुई है, क्या वो आप अलग अलग यूज करते हैं? है भाई, अलग अलग यूज करते हैं। आज बैटरी यूज करो, फोन की बाद में यूज कर लूंगा, ऐसा नहीं होता ना सर। फोन और फोन की बैटरी एक साथ यूज होती है, तो ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। बिल्कुल इसी तरीके से प्रिंटर है, प्रिंटर में जो इंक डलती है, प्रिंटर और प्रिंटर की अलग अलग यूज होती है या एक साथ यूज होती है? सर एक साथ यूज होती है। बात समझ आ रही है? बिल्कुल इसी तरीके से गाड़ी और गाड़ी में पेट्रोल क्या अलग अलग यूज होता है? नहीं सर, एक साथ यूज होता है। बात समझ आ रही है आपको? उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ आ रही होगी। तो ये क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड। इसी तरह सब्स्टिट्यूट गुड की बात करें तो सब्स्टिट्यूट गुड का मतलब है रिप्लेस ईच अदर, रिप्लेस कर सके। जो भाई मुझे प्यास लगी है और मैं एक रेस्टोरेंट में बैठा हूँ, मैंने वहां से बिरयानी खाई है, मैंने बोला यार एक नेक्स्ट कोला ला देना, नेक्स्ट कोला ला देना। उसने बोला यार नेक्स्ट कोला नहीं है, लपेट कोला है, लपेट कोला ले लोगे? मैंने थोड़ा सा मुंह बनाया और मैंने बोला चल यार ला दे, क्योंकि मुझे क्या पीना था मेरा बच्चा? काला पानी। क्या पीना था? काला पानी। तो जैसे ही काला पानी मुझे दूसरे कंपनी का मिला, मैंने पी लिया। ऐसा होता पॉसिबल होता है या मैं ऐसी एक प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ, यानी कि प्रैक्टिकली लाइफ में होता है या नहीं होता? होता है भाई। मेहमान आया, अम्मी ने बोला भाई जाओ यार, जाओ मेरा बच्चा जाके स्प्राइट लेकर आ जाओ। अम्मी स्प्राइट नहीं मिली थी, 7 अप ले आया मैं। अम्मी ने बोला चल चल खोल, कोई मसला नहीं, क्योंकि अम्मी को क्या पिलाना था? वाइट पानी पिलाना था। बात समझ आ रही है? बिल्कुल इसी तरीके से मेरी गाड़ी है और मेरी गाड़ी में पेट्रोल भी डलता है और एलपीजी भी लगती है। तो सर पेट्रोल, मैं घर से निकला बाहर जाने के लिए, डेट पे जा रहा था मैं अपनी बंदी के साथ, मैंने जैसी पंप दे देगा, पंप बंद पड़ेगा। तो सर मैं तो परेशान होंगी, मैंने अब क्या करें है सर? क्या हुआ सर? उसके बाद मैंने बोला यार आप ऐसा करो, सीएनजी डलवा लेते हैं या एलपीजी डलवा लेते हैं। आगे का थोड़ा सा गैप है, एलपीजी डलवा ली मैंने। बात समझ आ रही है? सर एलपीजी डलवाई और पेट्रोल छोड़ दिया मैंने, ये क्या है? सब्स्टिट्यूट है, सब्स्टिट्यूट है। बात समझ आ रही है? सर इसी तरह मैं जब अपनी बंदी के साथ जा रहा हूँ, ये जाना था, वहां पहुंचा, वहां पे मैं मिसाल के तौर पे पिज्जा खाना था। सर पिज्जा मिला नहीं, पिज्जा मिला नहीं, तो हमने बोला यार पिज्जा नहीं मिला, क्या करें यार, जिंगर खा लेते। क्या कर ले? जिंगर खा लेते। तो सर जिंगर ने पिज्जा को क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। बिल्कुल सर रिप्लेस कर दिया। बिल्कुल ऐसी ये क्या चीजें होती है? सब्स्टिट्यूट चीजें होती है। अब मेरा बेटा बहुत से बात सुन रहा, मैं कार मैन्युफैक्चर कंपनी हूँ। कौन हूँ? कार मैन्युफैक्चर कंपनी हूँ। और मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान में कार की डिमांड कैसी होगी। पाकिस्तान में कार बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए? लोग पाकिस्तान में कार की तलब रखते हैं, मांग रखते हैं। डिमांड का मतलब क्या है? मांग, तलब। सही है, तलब रखते हैं, मांग रखते हैं, तो सही है। सर मैं कार मैन्युफैक्चर कंपनी में ये सोच रहा हूँ, तो मैंने देखा यार कार बनाने के लिए सबसे जरूरी क्या चीज होगी? तो मतलब कार चलाने के लिए मैंने बोला पेट्रोल जरूरी होगा। तो मैंने देखा पाकिस्तान में पेट्रोल भाई 500-1000 रुपये लीटर है। मिसाल दे रहा हूँ, 1000 रुपये लीटर पेट्रोल है। सर यहाँ पे तो पेट्रोल ही कोई नहीं डलवाता, यहाँ पे तो पेट्रोल ही कोई नहीं डलवाता, पेट्रोल ही कोई नहीं डलवाता। क्यों नहीं डलवाता सर? क्योंकि सर पेट्रोल बहुत महंगा है। यानी अगर पेट्रोल वाली कंपनी के पॉइंट से बात करूं तो पेट्रोल की प्राइस ज्यादा, तो पेट्रोल की डिमांड कम। समझ आ रही है? अगर मैं गाड़ियां यहाँ पे बनाता हूँ और बेचता हूँ, तो लोग क्या मेरी गाड़ी को खरीदेंगे? वो बोलेंगे यार साइकिल चला लो, पेट्रोल ही इतना ज्यादा महंगा है। ये बात समझ आ रही है? सर देखें कॉन्सेप्ट देखें, आपको सोचना कैसे? सोचना ऐसे कि जो आप कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, मतलब आपके साथ जो रिलेटेड गुड है, उसकी प्राइस चेंज हो रही है। किसकी प्राइस चेंज हो रही है? रिलेटेड गुड की प्राइस चेंज हो रही है। अगर प्राइस कार की चेंज होगी तो पहला वाला कॉन्सेप्ट प्राइमरी डिटरमिनेंट कॉन्सेप्ट ट्रिगर कर जाएगा। अभी क्या हो रहा है?
प्राइस किसकी चेंज हो रही है? रिलेटेड गुड की। जैसी प्राइस रिलेटेड गुड की चेंज हो रही है, मेरी डिमांड में क्या फर्क पड़ता है? ये कॉन्सेप्ट ये बताता है, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो मेरा बच्चा, जैसे ही पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज हुई, पेट्रोल की डिमांड डिक्रीज हो गई। जैसे ही पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज हुई, पेट्रोल की डिमांड डिक्रीज हो गई। उसकी वजह से मेरी कार की डिमांड भी क्या हो गई? मेरी कार की डिमांड भी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। तो सर ये देख रहे हो आप, एक चीज ऊपर जा रही है, दूसरी चीज नीचे आ रही है। सर जब भी ऐसा कॉन्सेप्ट हो, सर ऊपर क्या जा रहा है? सर प्राइस किसकी? मेरी गुड की? नहीं, दूसरी गुड की। दूसरी गुड कौन सी? पेट्रोल। और डिमांड किसकी नीचे आ रही है? मेरी गुड की। समझ आ रही है? सर एक चीज ऊपर जा रही है, दूसरी चीज नीचे आ रही हो, इसको कहते हैं मेरा बच्चा इनवर्स रिलेशन या इनडायरेक्ट रिलेशन। इनवर्स रिलेशन या इनडायरेक्ट रिलेशन, एक चीज ऊपर जाए और दूसरी चीज नीचे आए, इसको ये कहते हैं। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ आ रहा होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड में इनवर्स रिलेशन होता है, मतलब अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस ऊपर जाएगी तो हमारी डिमांड नीचे आ जाएगी। अगर हमारी प्राइस कॉम्प्लीमेंट्री गुड की डिक्रीज होगी तो हमारी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट क्या है मेरा बच्चा? ये है कॉम्प्लीमेंट्री गुड का। इसी तरह सब्स्टिट्यूट गुड की बात करते हैं। मिसाल के तौर पे पेट्रोल एक कोका कोला है, वो 100 रुपए की मिलती है, ठीक है। और हम पेप्सी वाली कंपनी है, हमारी पेप्सी कंपनी है, और क्या कहते हैं, हम भी 100 रुपए की बेचते हैं, दोनों की प्राइस सेम है। हुआ ये कोक ने अपनी प्राइस 100 रुपए से 150 रुपए कर दी, 100 रुपए से 150 रुपए कर दी। समझ आ रही है? अब एक रेस्टोरेंट है या एक चाय का होटल है, ढाबा है, जिसमें मैं और मेरे दो दोस्त बैठे हुए, हमने मैंने लगाया था कि 100 रुपए की क्या आएगी? कोल्ड ड्रिंक आएगी। सही है। तो हम आ गए किधर? और हमें कोक पीनी थी। क्या पीनी थी मेरा बच्चा? कोक पीनी थी। हम आए होटल में, हमने बोला यार 3 कोक ले आना। बोला भाई आपको पता कोक की प्राइस क्या हो गई? मेरा लोग क्या हो गई? बोले 150 रुपए। अब मैंने बोला यार 100 रुपए की तो मिलती थी। बोला नहीं भाई अब तो 150 रुपए। मैंने बोला अच्छा। मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने 100 रुपए दिए उसको और 50 रुपए अपने पर्स में देखे हैं या नहीं है, तो मेरे पास थे, मैंने दे दिए। मेरे दोस्त के पास भी थे, उसने भी दे दिए। मगर जो मेरा बेचारा तीसरा दोस्त था उसके पास नहीं थे। तो सर क्या प्राइस कोक की इंक्रीज हुई, जिसकी वजह से कोक की डिमांड डिक्रीज होती नजर आ रही? पहले वो अगर 100 रुपए की होती तो 3 खरीद सकता था, समझ आ रही, कोक। लेकिन मैं पेप्सी बनाने वाली कंपनी, वो बात अलग है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से फोकस रहिएगा, आपको समझ आएगी। समझ आ रही है? तो सर मेरे दोस्त ने कहा यार अच्छा पेप्सी कितनी की है? पेप्सी कितनी की है? उसने बोला भाई पेप्सी कितनी की है भाई? पेप्सी 100 रुपए की। उसने बोला पेप्सी ले आओ, पेप्सी ले आओ। हम 3 बंदे वो थे जो कोक पीना चाहते थे। हम 3 बंदे कौन थे? जो कोक पीना चाहते थे। और उसमें से 2 बंदों ने कोक पी और 1 बंदे ने क्या पी? पेप्सी पी। दूसरे कुर्सियों पर, दूसरी टेबल पर 3 बंदे और बैठे हुए। कितने बंदे? 3 बंदे। उन्होंने तीनों ने क्या मंगाई? पेप्सी मंगाई। सही है। अगर डिमांड सेम होती तो 3 कोक बिकती और 3 पेप्सी बिकती। समझ आ रही है? सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस बढ़ गई, यानी कोक की प्राइस बढ़ गई, तो पेप्सी की डिमांड, यानी कि मेरी कंपनी की डिमांड, मेरी कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड 3 से कितनी हो गई? 4 हो गई। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये समझ आ गया होगा। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ आ गया होगा। समझ आया या नहीं आया? बताइएगा मुझे जरूर, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से वाइस वर्सा होगा। तो अगर सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस बढ़ेगी तो सब्स्टिट्यूट गुड जो होगी, मतलब कोक जो होगी, उसकी डिमांड तो कम हो जाएगी, लेकिन इसकी वजह से मेरी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। सर यानी कि प्राइस इंक्रीज, मेरी डिमांड इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज, मेरी डिमांड डिक्रीज। सर जब दोनों चीजें एक साथ एक ही डायरेक्शन में मूव हो रही हो, इसको कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन। क्या कहते हैं मेरा बच्चा? डायरेक्ट रिलेशन। समझ आ रही है? तो जब भी डायरेक्ट, इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा बेटा। आपका सवाल केस स्टडी का है। केस स्टडी चाहे ओपन एंडेड हो चाहे क्लोज एंडेड हो, ये स्पेसिफिकली ऑल लेवल्स के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है। आप दोनों को ये बात, मतलब अगर आप कॉन्सेप्चुअली अवेलेबल है ना, आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर है, तो सर ये कुछ भी नहीं है। ये इंग्लिश आप अपने पास से लिख सकते हैं। आपको हेडिंग याद होनी चाहिए और कॉन्सेप्ट आना चाहिए। बात समझ आ रही है? बिल्कुल इसी तरीके से अगर आगे बढ़े, ये देखें साइज ऑफ द मार्केट में ना, उसमें नहीं पढ़ाया था आपको, अब पढ़ाने जा रहा हूं। साइज ऑफ द मार्केट का मतलब ये, अच्छा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से पढ़ते हैं हम कुछ ना। भाई आईफोन है, आईफोन पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होता है? नहीं सर। आईफोन चाइना में मैन्युफैक्चर होता है? यस सर। आईफोन इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है? यस सर। आईफोन बांग्लादेश में मैन्युफैक्चर होता है? नो सर।
सर रीजन क्या है? सर आईफोन रीजन क्या है? सर पाकिस्तान की आबादी भी अच्छी खासी है और बांग्लादेश की नहीं। सर क्या बात कर रहे हैं आप? पाकिस्तान की आबादी इंडिया की आबादी के मुकाबले में कुछ भी नहीं रखती, 1/4 आबादी भी नहीं है पाकिस्तान की। इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, समझ आ रही है बात? तो अगर एक बाहर की फॉरेन कंपनी को इन्वेस्टमेंट करनी होगी किसी मुल्क में, तो वो सबसे पहले क्या देगा? नंबर ऑफ बायर्स कितने, नंबर ऑफ बायर्स कितने, मार्केट का साइज क्या है, मार्केट का साइज क्या है। वो समोसे वाली एग्जांपल याद है जो हमने शुरू में ली थी? भाई एक स्कूल है जिसमें 100 बच्चा है, एक स्कूल है जिसमें 1000 बच्चा है, आप कहां ठेला लगाना पसंद करेंगे? है भाई, कहां ठेला लगाना पसंद करेंगे? सर 1000 वाले में, क्योंकि उधर चांसेस क्या है, लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे, क्योंकि वहां पे आवाम ज्यादा है। तो जितनी ज्यादा आवाम होगी, जितनी बड़ी मार्केट का साइज होगा, उतनी डिमांड उधर ज्यादा होगी आपकी गुड़ की। समझ आ रही है? जितना कम साइज होगा तो डिमांड आपकी वहां पर उस गुड़ की कम होगी। इसी तरह एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस, इसको हमने डिटेल में जाके हमने पढ़ा था, लेकिन मैं थोड़ा सा याद करवा दूं कि क्या सीन है इसमें। देखो मेरा बच्चा, अगर आप आज मिसाल के तौर पर पेट्रोल की प्राइस जो है, पेट्रोल की प्राइस जो है 100 रुपए लीटर है, गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया क्या, कल हो जाएगी 200 रुपए लीटर, ठीक है? तो मेरा बच्चा आप क्या करेंगे? आप, आपके अब्बू, आपके बहन भाई, आपके मामू, आपके खालू बैठ स्टार्ट करेंगे, बोलेंगे यार एक हफ्ते का पेट्रोल भर ले क्योंकि महंगा होने वाला है, रश होने। आपने देखा होगा जिससे पेट्रोल की प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज करती थी, आज से कुछ साल पहले आपने देखा होगा पेट्रोल पंप पे बहुत रश हो जाता था। समझ आ रही है? पेट्रोल पंप पे इतना रश हो जाता था, आपकी सोच है, क्योंकि जब पेट्रोल शायद 60-80 रुपए लीटर था और प्राइस 150 रुपए लीटर भी होती थी, तो बहुत रश होता था। मैंने तो ये देखा, पता नहीं आप लोग छोटे होंगे शायद आपने नहीं देखा हो, लेकिन ये मैंने देखा है। तो अगर फ्यूचर में कोई चीज की प्राइस बढ़ने वाली, फ्यूचर में किस चीज की? सर मेरी गुड्स की, मैं किसी और गुड की बात नहीं कर रहा। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में रिलेटेड गुड की बात कर रहा था। बात समझ आ रही है? फ्यूचर प्राइस किसकी बढ़ेगी? फ्यूचर प्राइस, सर फ्यूचर प्राइस मेरी गुड की बढ़ेगी। अगर मेरी गुड्स की, अगर मैं पेट्रोल बेचता हूँ, पेट्रोल की प्राइस कल बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, तो आज की डिमांड मेरी बढ़ जाएगी, आज की डिमांड मेरी बढ़ जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से अगर कोई चीज फ्यूचर में शॉर्टेज होने वाली है, बंद होने वाली है? जैसे कि आटा, चीनी। अभी आटा चीनी कैसे महंगा होता है आपको पता है? आटा चीनी इसलिए महंगा होता है क्योंकि उसको स्टॉक कर लिया जाता है, उसको बेचा नहीं जाता, शॉर्ट कर दिया जाता है, तो उसकी डिमांड इतनी बढ़ती है, लोग बोलते हैं यार जितना भी महंगा है दे दो दे दो दे दो दे दो। बात समझ आ रही है? सही है। तो अगर कोई चीज फ्यूचर में शॉर्ट होने वाली है, तो सर उसकी डिमांड आज क्या होगी? इंक्रीज कर जाएगी। आज क्या होगी मेरा बच्चा? इंक्रीज कर जाएगी। सर ये हमने प्राइस के 3 कॉन्सेप्ट पढ़े यहाँ पर। कितने कॉन्सेप्ट पढ़े प्राइस के? 3 कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा हमने प्राइस ऑफ द मेन प्रोडक्ट, इसको कहते हैं प्राइमरी डिटरमिनेंट। एक ही डिटरमिनेंट है प्राइमरी, समझ आ रही है? जो प्राइस ऑफ द मेन प्रोडक्ट है, इसको दूसरा नाम क्या कहते हैं? प्राइसिंग डिटरमिनेंट कहते हैं। इसके बाद इनकम ऑफ द कंज्यूमर से लेके अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज तक, ये सारे के सारे नॉन सेकेंडरी डिटरमिनेंट है या नॉन प्राइसिंग डिटरमिनेंट है? सेकेंडरी डिटरमिनेंट है या नॉन प्राइसिंग डिटरमिनेंट बोलते हैं। इतनी बात समझ आती है आपको? अब जो नॉन सेकेंडरी डिटरमिनेंट है, इसमें भी आपने 2 तरह की प्राइस पढ़ी। एक पढ़ी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड का मतलब है किसी और गुड की प्राइस की चेंज की वजह से मेरी गुड की डिमांड में क्या फर्क आ रहा है, ठीक है? और दूसरी पढ़ी हमने क्या? प्राइस हमारी, लेकिन हमारी गुड की, लेकिन कौन सी? फ्यूचर की। उसके इंक्रीज, फ्यूचर में हमारी गुड की प्राइस इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए तो उसकी डिमांड में क्या फर्क पड़ेगा। आज हमने ये पढ़ा एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस इन फ्यूचर। तो इसमें लिखा हुआ है इफ इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज एक्सपेक्टेड डिमांड फॉर द प्रोडक्ट विल इंक्रीज। इतना आसान लिखा हुआ है, ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है? ये तो आप एक बार ऐसे देखेंगे और इंशाल्लाह हो जाएगा। सॉरी, टेस्ट प्रेफरेंस आखिरी कॉन्सेप्ट है हमारा, सेकंड लास्ट कॉन्सेप्ट है डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड में। देखो मेरा बच्चा, अभी आपने देखा होगा कि इजराइल के अगेंस्ट हमने प्रोटेक्ट्स किया, हमने बोला बाहर की कंपनीज को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, उनकी चीजें प्रोडक्ट का बाइकआउट करना चाहिए वगैरह वगैरह। तो क्या सर हुआ? सर थोड़ा बहुत फर्क पड़ा, लेकिन ज्यादा नहीं पड़ा। केएफसी आज भी चल रहा है। सर केएफसी आज भी चल रहा है? सर केएफसी आज क्यों चल रहा है आप बता सकते हैं? मतलब केएफसी लोग खाना क्यों नहीं छोड़ रहे? सर पेप्सी कोका कोला आज तक क्यों बिक रही है आप बता सकते हैं? कोई तो रीजन होगा। सर आज तक एरियर क्यों बिक रहा है? समझ आ रही है बात है भाई? क्यों हुआ?
तो मेरा बच्चा, इसका एक रीजन ये कि सर उनको क्वालिटी पे अपनी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। अब चाहे वो जैसा भी मुल्क हो, चाहे वो मुसलमान का दुश्मन हो, कुछ भी हो, लेकिन सर यार उनको तिजारत की कवानीन बहुत अच्छे से आते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स उनके बहुत अच्छे हैं। समझ आ रही है बात? तो उनकी टेस्ट, आप उनका टेस्ट देखें, KFC की किसी भी ब्रांच से आप खा के देख ले सर, आपको एक जैसा टेस्ट मिलेगा। लोग इसलिए प्रेफर करते हैं। पाकिस्तानी भी आए, कबाबची आए, लेकिन थोड़ा लेट आए ना, वो वहां से सीख कर ही कॉन्सेप्ट दिखा है। समझ आ रही बात? सर इसी तरह कोक और पेप्सी का कोई आपस में डेमो बदल ही रही है। नेक्स्ट कोला जितनी भी अच्छी है पाकिस्तान की, माशाल्लाह बहुत अच्छी है, लेकिन सर कोका कोला के मुकाबले में या पेप्सी के मुकाबले में नहीं है वो। उसका एक जायका बिल्कुल अलग है, उसका एक टेस्ट बिल्कुल अलग है, उसकी प्रेफरेंस, लोग उसको प्रेफर क्यों करते हैं लोग? सर क्योंकि उसका टेस्ट बहुत अच्छा है। तो मैं किसी भी गुड की अगर टेस्ट बहुत अच्छा होगा तो सर उसकी गुड की डिमांड बहुत खुद ब खुद बहुत अच्छी होगी। सर किसी गुड का ब्रांडेड मतलब गुड अच्छी नहीं है, क्या मतलब सर? सर आपने देखा होगा यार, कोई किसी आप बड़े मॉल में चले गए तो बेकार सी शर्ट है, मतलब जो शर्ट्स आपको नॉर्मल बाजार से 500-600 रुपए की मिल जाती है, वो शर्ट वहां पर 2500 रुपए की है। सर क्या लिखा हुआ है? ब्रांड लिखा हुआ, ब्रांड का नाम लिखा हुआ है, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, फला ब्रांड। तो सर क्या ब्रांड के नाम की वजह से क्या हो रहा है सर? सर प्राइस ज्यादा, अच्छा ये वाला कॉन्सेप्ट हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हम मैं क्या समझाने चाह रहा हूँ, सर वहां पे ब्रांड है, सही है, तो लोग जो अमीर लोग हैं सर, जो एलीट क्लास है, वो जो अब आएगी वो क्या प्रेफर करती है? ब्रांड एज कम्पेयर टू लोकल मार्केट से कपड़े लेना। समझ आ रही है? हालांकि वही कपड़े लोकल मार्केट से आपको बहुत सस्ते पड़ सकते हैं। समझ आ रही है? तो जितनी अच्छा लोगों को आप प्रेफरेंस, मतलब लोगों की प्रेफरेंस होगी आपकी गुड के ऊपर, जितनी अच्छी आपकी ब्रांडिंग होगी, जितना अच्छा आपका टेस्ट होगा, उतनी आपकी गुड की डिमांड बहुत ज्यादा होगी। तो आप एज अ बिजनेसमैन आपको अपने टेस्ट पे काम करना है, अपनी ब्रांडिंग पे काम करना है, ताकि आपको लोग क्या कर सके? प्रेफर कर सकते हैं। समझ आ रही है? मिसाल के तौर पे भाई है, मेरा एक दोस्त है, उसको मैं बोलता हूँ यार क्या कहते हैं, कैप्सन पी लिया करना, बोलता है यार तू जाए कचरा सिगरेट पी, गोल्ड लिफ्ट की बात ही अलग होती है। क्या? गोल्ड लिफ्ट की बात ही अलग होती है। सर गोल्ड लिफ्ट का कोई जायका होता है क्या? है सर पता नहीं, मुझे नहीं पता जायका होता है या नहीं होता, मेरे लिए तो सारी सिगरेट्स एक जैसी होती है सर, लेकिन जो पीता है शायद उसको लगता हो। क्या सर जहन में ऐसा गुमान हो गया कि गोल्ड लिफ्ट पीने वाले बड़े कूल लगते हैं, गोल्ड लिफ्ट पीने वाले बहुत कूल लगते हैं, इसलिए इसमें ऐसे ही हो रहा है। तो सर जैसे ये क्या है, ये सर ब्रांडिंग है, टेस्ट है, प्रेफरेंस है, इसकी वजह से गोल्ड लिफ्ट की डिमांड क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है। और सर आखिरी कॉन्सेप्ट है, जितनी अच्छी एडवर्टाइजमेंट करोगे सर, गोल्ड लिफ्ट हो गई, KFC हो गया, सर क्या कहते हैं पेप्सी, कोक हो गई, सारी बड़ी बड़ी कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनी, नेस्ले हो गई, सर इनकी एडवर्टाइजमेंट इतनी अच्छी है, कि आप सोच भी नहीं सकते, वो आपके दिलो दिमाग में बैठे हुए। समझ आ रही है? जितनी अच्छी एडवर्टाइजमेंट होगी उतनी अच्छी उस गुड की क्या होगी मेरा बच्चा? डिमांड होगी। बेटा बात समझ आ रही है आपको? सर बिल्कुल इसी तरीके से आपको याद है पैम्पर सही है, पैम्पर कंपनी है बेसिकली, लेकिन पाकिस्तान और कराची में खासतौर पर मैंने ये देखा है कि लोग पैम्पर जब लेने, यानी कि जब डायपर लेने जाते तो वो क्या बोलते हैं? पैम्पर दे दो भाई। समझ आ रही है? लेकिन अब थोड़ा बहुत शऊर आ गया, लेकिन पहले की बात कर रहा हूँ। तो क्या बोल रहे हैं मैंने आपको क्या बहुत बताया अभी, सर लोग जब डायपर लेने जाते हैं तो लोग क्या बोलते हैं? पैम्पर दे दो। सर पैम्पर कंपनी का नाम है, डायपर चीज का नाम है, उस गुड का नाम है। सर इतना नाम मशहूर हो गया, उस कंपनी का नाम इतना मशहूर हो गया कि लोग क्या बोलते हैं? सर क्या बोलते हैं? उस कंपनी के नाम से उस चीज को पुकारने लग गए। ये एक एग्जाम्पल। सर दूसरी क्या? सर आपको कोई चीज बाहर से मंगानी है अपने घर, या हमने कोई ऑनलाइन ऑर्डर दिया है, तो सर आप क्या बोलेंगे? या आपको अपने दोस्त को कुछ बाहर भेजना है, वो आपका दोस्त इस्लामाबाद में रहता है, तो आपका दोस्त क्या बोलेगा? यार TCS करा दे यार, TCS करा दे। सर TCS क्या होता है? TCS तो कंपनी का नाम है, क्या बोलना चाहिए इसको? कोरियर करा दे। सर कोरियर एक सर्विस है, उस सर्विस को उस कंपनी का नाम लग गया सर, तो उस कंपनी का ब्रांडिंग ऐसी है, एडवर्टाइजमेंट ऐसी है कि लोग उस कंपनी को किस नाम से पुकारने लगो, उस प्रोडक्ट को उस कंपनी के नाम से पुकारने लग गए। बात समझ आ रही है? लोग वो नहीं बोलते कोरियर करा दे, आप लोग बोलते हैं TCS करा दे। बात समझ आ रही है? इसी तरह आप क्या बोलते हैं,
आजकल बाइकिया का कॉन्सेप्ट चल गया, लोग बोलते हैं बाइकिया करा दे, समझ आ रही है। तो ये टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस और एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात थी। जितना अच्छी टेस्ट होगा, जितनी अच्छी प्रेफरेंस होगी, जितनी अच्छी ब्रांडिंग होगी, जितनी अच्छी आपकी क्या होगी, डिमांड होगी। अच्छा, एक और बात करते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज। मेरा बच्चा, मेरा लाल, मेरा पीला, अगर आप देखें अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज को, एक दुकान है जिसके पास 2 कस्टमर है और एक दुकान है जिसके पास 2 कस्टमर है। एक दुकान के पास कस्टमर आते हैं दोनों कैश, कितने आते हैं, दोनों कैश। एक दुकान पे लिखा हुआ है कैश ओनली और एक लिखा हुआ है क्रेडिट और कैश बोथ, ठीक है। क्रेडिट का मतलब होता है उधार में कोई चीज खरीदना। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, उधार में कोई चीज खरीदना। तो जहां उधार अवेलेबल है वहां पर एक वो दुकान है, और जहां पर उधार अवेलेबल नहीं है वो एक दुकान है। इतनी बात समझ आती है आपको। तो 2 बंदे आते हैं जिनके पास कैश अवेलेबल होता है उस दुकान पे, किस दुकान पे, जिसमें कैश वाली है, वो उनको दे देता है। एक बंदा एक और आता है उस कैश वाली दुकान में, बोलता है यार मुझे 1 किलो आटा दे दो, पैसा कल ले लेना। उसने बोला सॉरी यार मैं नहीं दे सकता। तो सर उसने 1-1 किलो आटा मिसाल के तौर पर कैश वालों को बेचा, और 1 किलो आटा अगर बेच देता उसको, अगर क्या होता, उधार की फैसिलिटी उसके पास होती, सही। अब वो बंदा दूसरी दुकान पे गया, उधर भी 2 बंदे खड़े हुए थे, उन्होंने भी 1 किलो आटा कैश में लिया और 1 किलो आटा उससे उस बंदे ने उधार पे ले लिया। तो समझ आया, 3 किलो आटा उसने बेचा, 2 किलो आटा उसने बेचा। बात समझ आ रही है। क्यों बेच पाया वो 3 किलो आटा, क्योंकि उधर क्या थी, क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल थी, क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल थी, सही है। और उधर अवेलेबल नहीं थी, इसकी वजह से उधर 2 किलो आटा बिका। तो आपको नजर आ गया होगा, अगर क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल होती है तो डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती तो डिमांड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। आज अभी तक हम यही रखते हैं। इसके बाद हमारा लॉ ऑफ डिमांड था, मेरा आज माइंड था लॉ ऑफ डिमांड पढ़ाऊं, लेकिन ड्यूरेशन बहुत लंबी हो गई है। मैंने सोचा एक बार दोबारा से पढ़ा देते हैं आपको, ताकि आपको समझ आ जाए। तो ड्यूरेशन बहुत लंबी हो गई, इस वजह से मैं इसको लेक्चर को वाइंड अप करता हूँ। दूसरे लेक्चर में इंशाल्लाह लॉ ऑफ डिमांड हम प्रैक्टिकली यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।